गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। लंबे समय के बाद एक बार फिर मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा जो अंतिम वीडियो चल रहा था उसमें हम चर्चा कर रहे थे भारत की मृदाओं के बारे में, और आज की इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं, भारत के पिछले वीडियो में जिन मृदाओं की चर्चा हो चुकी उनके अलावा शेष रही मृदाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो लाल और पीली मृदाओं से संबंधित है। देखो बच्चों, लाल मृदा जहां भी देखने को मिलेगी उसका सीधा सा संबंध होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लोहे के ऑक्साइड की प्रधानता पाई जाती है, और जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, साथ साथ में वर्षा कम होती है। उन भागों में लोहे के ऑक्साइड के कारण जंग लगने की प्रक्रिया संपन्न होती है, और जंग लगने से मिट्टी का जो रंग होता है वो भी लाल रंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारे भारत में जो लाल मृदाएं पाई जाती हैं वो भारत का जो दक्कन का पठार है उसका पूर्वी और दक्षिणी भाग है, जहाँ पे कम वर्षा हमें देखने को मिलती है, वहाँ इस प्रकार की मृदाओं का स्वरूप ज़्यादा विकसित हुआ है। इसके साथ ही पश्चिमी घाट का जो गिरिपदीय क्षेत्र है वहाँ लाल मृदाओं की पूरी लंबी पट्टी पाई जाती है। पीली मृदाएं और लाल मृदाओं का क्षेत्र उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा का मैदानी जो भाग है उसके दक्षिणी भागों में भी हमें देखने को मिलता है। जब मृदाओं का संपर्क पानी से होता है तो मृदाएं जल के साथ में विलीत हो जाती हैं। मृदा का पानी के साथ में मिलना जलयोजन की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, और इस जलयोजन की प्रक्रिया के कारण जो लाल मृदा वाला भाग है, या फिर हम ऐसा कहें जो लाल मृदाएं हैं वो पीली मृदा के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं उपजाऊपन के दृष्टिकोण से उपयुक्त होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली जो उच्च भूमियों की मृदाएं होती हैं उनमें अनुपजाऊपन का स्वरूप देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर मिलने वाली लाल और पीली मृदाएं हैं, ये उपजाऊ तो हैं, लेकिन साथ साथ में इनमें नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ह्यूमस जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी कमी देखने को मिलती है। ऐसी लाल और पीली मृदाओं का भारत के संदर्भ में एक विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इन लाल पीली मृदाओं के क्षेत्र में भारत की अनेक फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो बच्चों, लाल और पीली मृदाएं भारत के जो दक्षिणी पूर्वी भाग है और पश्चिमी जो घाट वाला क्षेत्र है वहाँ विशेष रूप से देखें तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है कि एक तो कम वर्षा का क्षेत्र होगा, वहाँ पर लाल मृदाएं देखने को मिलेंगी, और दूसरा कम वर्षा के साथ साथ जहां पर मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाएगी, लोहे के ऑक्साइड की प्रधानता देखने को मिलेगी, वहां पर लाल और पीली मृदाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं लेटेराइट मृदाओं की। देखो, लेटेराइट मृदाओं का जो अर्थ होता है वो इनके नाम में ही छिपा हुआ है। लेटेराइट सामान्य रूप से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ईंट के समान रंग वाली मृदाओं को लेटेराइट मृदाओं के नाम से जाना जाता है। लेटेराइट एक लैटिन भाषी शब्द है और जिसकी उत्पत्ति लेटर शब्द से हुई है, और जिसका शाब्दिक तात्पर्य जो होता है वो ईंट होता है। तो यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि ईंट के समान रंग वाली जो मृदाएं होती हैं उन्हीं को हम लेटेराइट मृदाओं के नाम से जानते हैं। ऐसी मृदाएं पीली मृदाओं की विपरीत स्थिति को दर्शाती हैं। लाल और पीली मृदाओं का जो क्षेत्र है उसमें जो स्थितियां देखने को मिलती हैं उसकी लगभग विपरीत सी स्थिति ऐसी मृदाओं में देखने को मिलती है। भारत के ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च तापमान पाया जाता है और साथ साथ में अधिक वर्षा होती है, तो उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण लोहे का जो ऑक्साइड होता है वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और कालांतर में ऐसी क्षेत्र की मृदाएं ईंट के समान रंग वाली स्थिति को दर्शाने लगती हैं। तो भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में जो तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया होती है, निक्षालन का मतलब होता है जब मिट्टियां पानी के संपर्क में आती हैं तो उनके साथ में घुल जाती हैं, और घुल जाने के कारण उनके जो रासायनिक लवण होते हैं वो पानी में ऊपर तैर आते हैं,
अब पानी जैसे जैसे सूखता जाता है, मिट्टी के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उनके अंदर उन रासायनिक लवणों का वापस नीचे की ओर गमन होता है। ऐसी स्थिति निक्षालन कहलाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया के कारण लैटेराइट मृदाओं का निर्माण होता है। वर्षा के साथ साथ चूना और सिलिका तो क्या होते हैं, निक्षालित हो जाते हैं, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक जो हैं वो मृदाओं में शेष रह जाते हैं और उच्च तापमान की स्थिति में आगे जाके आसानी से ऐसी मृदाओं का निर्माण हो जाता है। हालांकि उच्च तापमान के कारण इसमें जो कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस की स्थिति होती है उसको नष्ट कर दिया जाता है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ, नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी हमें देखने को मिलती है। लोह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता के कारण इन मृदाओं में कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊपन की स्थिति नहीं देखने को मिलती, या फिर हम ऐसा कहें बच्चों, उपजाऊपन के दृष्टिकोण से लैटेराइट मृदाएं ज्यादा उपजाऊ नहीं होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में फसलों को उत्पादित करने के लिए खाद और उर्वरकों का यदि प्रयोग किया जाए तो ऐसी कंडीशन में ये फसलों को उत्पादित करने में सक्षम सिद्ध हो सकती हैं। भारत के अंदर तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल ऐसे राज्य हैं जहां विशेष रूप से इस प्रकार की मृदाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है और वहां पर काजू की खेती विशेष रूप से की जाती है। लैटेराइट मृदाएं चाय की कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल रहती हैं। तो दक्षिण में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, छोटा नागपुर के पठार के पास में जो राजमहल की पहाड़ियां, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के जो भाग हैं उनमें चाय की कृषि भी विशेष रूप से ऐसी लैटेराइट मृदाओं वाले भागों में की जाती है। काजू के जो वृक्ष होते हैं वो इस मृदा में विशेष रूप से उत्पादित होते हैं। इसी कारण लाल लैटेराइट जो मृदाएं होती हैं वो काजू की कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा बच्चों लैटेराइट मृदाओं का जो प्रयोग है वो मकान बनाने के लिए जिन ईंटों का निर्माण किया जाता है उन ईंटों को बनाने के लिए भी ऐसी मृदाएं अच्छी रहती हैं। ऐसी मृदाओं का विकास भारत के प्रायद्वीप के जो पठारी भाग हैं उनके जो ऊंचे क्षेत्र हैं उन ऊंचे क्षेत्रों में विशेष रूप से ऐसी मृदाओं का विकास हुआ है। भारत में कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र और राजमहल की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये पर्टिकुलर ऐसे क्षेत्र हैं बच्चों जहाँ ज़्यादातर रूप में हमें लैटेराइट मृदाओं की स्थिति देखने को मिलती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की लाल और पीली मृदाओं की और साथ साथ में हमने चर्चा की लैटेराइट मृदाओं की। तो ये आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।